हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ चुके हैं और फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E = F/Q0 होता है। ठीक है, कहीं पे आपको किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो अलग अलग दूरियों पे मान देखेंगे कि कहां पे कितनी वैल्यू आती है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास एक स्मॉल क्यू आवेश है जो बिंदु O पर रखा हुआ है। ये इस बिंदु O पर रखा हुआ है और ये स्मॉल क्यू आवेश है। ठीक है, स्मॉल क्यू आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है। आपको इस स्मॉल क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, यहाँ P स्थित है। यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, मतलब इस आवेश के कारण यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r। जब भी अपन किसी भी बिंदु आवेश के कारण या कोई आगे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर तो वहां पे अपन एक किसी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और उसके बाद में अपन किसी एक सीट की वजह से ज्ञात करेंगे, गोले की वजह से ज्ञात करेंगे। तो वहां पे अपन जब भी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं तो वहां पे अपन क्या कर लेते हैं, एक काल्पनिक आवेश की कल्पना, सॉरी एक प्रेक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्यू नोड आवेश रखा हुआ है। क्यों माना अपन ने? इसलिए माना कि इसका आप विद्युत क्षेत्र चेक करेंगे तो आप आवेश लाएंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि ये यहाँ पे कितना बल लगा रहा है। अरे भाई सीधी सी बात है, यदि आपको पहलवान को ये चेक करना है, कोई मान लीजिए पहलवान है तो आपको ये चेक करना है कि उसको कितने दाव पेच आते हैं, तो दूसरा पहलवान सामने उतारना पड़ेगा ना, तभी तो पता लगेगा। और या मान लीजिए कोई एक अच्छा एक्टर है, वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तो दूसरे से अपन कंपेयर करके, हम जितनी भी नेचर के अंदर बातें करते हैं, आज तक आपने जितनी बातें की हैं सारी की सारी आप कंपेरिजन करते हैं कि वो लड़का उस लड़के से अच्छा है, वो लड़की उस लड़की से अच्छी है, या जो भी ये सामान मेरा बैग है उससे अच्छा है या बुरा है, जो भी है वैसे अच्छा ही होता है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे किसको उतारेंगे, क्यू नोड एक प्रेक्षण आवेश को उतारेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से जो हमारे पास फॉर्मूला आया था E = F/Q0 वो लिखते हैं। यही आया था फॉर्मूला। ओके, विद्युत क्षेत्र किसका मान चाहिए आपको? विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए तो उसके अंदर आपको बल का मान चाहिए। बल कौन है? इस आवेश के कारण यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, उस पर लगाया गया बल का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो वो किससे ज्ञात करते हैं? कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो कितना आ जाता है, F = K/Q0/R²। इक्वेशन नंबर 2। इस 2 का 1 के अंदर मान रखिए, 2 का 1 के अंदर मान रखिए। तो E = K/Q0/R²/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो E = कितना आ गया, यह आ गया KQ/R²। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमें इस आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर मान बता रही है। स्मॉल r कितना है? 2 मीटर हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। जिस भी दूरी पे आपको ज्ञात करना है उस पे ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। इस बिंदुवत आवेश के कारण कितना कितना विद्युत क्षेत्र अलग अलग दूरियों पे बन रहा है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में यदि आप इसको थोड़ा सा और आगे लिखना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा। के की वैल्यू इतनी होती है और यदि निर्वात है तब ε0 लिख देते हैं, वरना ε आता है। यदि माध्यम है तो सॉरी m लिख देते हैं, या लिखते भी नहीं है, m लगाते ही नहीं है। ये लीजिए, आपने लास्ट क्लास के अंदर जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये वाला पढ़ा था, E = F/Q0 पढ़ा था। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला बनाया था कि कोई भी आवेश है वो अपने चारों ओर कितना विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, तो इतना करता है। E = F/Q0 करता है। F कौन है कि जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं
जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं वो उस परीक्षण आवेश पे कितना बल लगा रहा है उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है। ठीक है, यहां पे देखिए इस फॉर्मूले के अंदर तो परीक्षण आवेश आ रखा है, यहां पे तो आ रखा है टेस्ट चार्ज आ रखा है, और यहां पे क्यों वो सोर्स चार्ज आ रखा है, वो वाला आवेश आ रखा है जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है। और एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक का नेम है वो यही है, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो इस बिंदुवत आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो ये क्यों आ गया। अब यहां क्यों नहीं आया था जब अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी, तो वहां पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि ये वाला जो बल लग रहा है वो किस पे लग रहा है, वो इस एक क्यू नोड पे लग रहा है। ठीक है, तो उस क्यू के द्वारा क्यू नोड पे लगने वाले बल की वैल्यू को बताता है, वहां पे उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब हम ऐसा कहते हैं ना कि किसी भी परीक्षण आवेश पर कोई हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं, उस परीक्षण आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल की वैल्यू क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, ओके, तो आप ये चीज याद रखेंगे। जब आप सिंपल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो टेस्ट चार्ज आता है, और जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं तो सोर्स चार्ज आता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ए है वो सदिश राशि होता है, कल ही अपन ने बात की थी, ई सदिश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो परिमाण आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सदिश को डिफाइन करने का फॉर्मूला होता है सदिश इज इक्वल टू सदिश का परिमाण इनटू एकांक सदिश, परिमाण और साथ में एकांक सदिश ऐसे आके टोपी लगा के बैठ जाता है। तो वो एकांक सदिश बताता क्या है, वो बताता है कि जिस भौतिक राशि की आप बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को व्यक्त करता है। तो उसकी डायरेक्शन को व्यक्त करता है तो ई किस ओर होता है, ई होता है जिस ओर विद्युत बल लगता है, मतलब इस आवेश पे विद्युत बल लगेगा इधर, और इधर ही ई की डायरेक्शन होगी, मतलब ये जो बीच की जो दूरी है इसके अनुदिश लगेगा, मतलब आर कैप, जैसा आप बल के अंदर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। अब अपन ने इसको सदिश रूप में भी अपन ने व्यक्त कर लिया। बाद में बात करते हैं, यदि हमारे पास मान लीजिए क्यू आवेश की जगह मैं माइनस क्यू आवेश पुट कर देता हूं तो कितना आंसर आएगा, तो आंसर आएगा ए सदिश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू की जगह माइनस क्यू रख दीजिएगा, ये लीजिए माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बन गया, ऐसा बनेगा कुछ, ओके। लेकिन माइनस यहां पे व्यक्त क्या कर रहा है, माइनस हमें यह बता रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ना इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई है। ऐसा ना समझें कि यहाँ पे इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो माइनस में चला गया, नहीं, हमेशा याद रख लें या कॉपी के ऊपर ऊपर लिख लें, सदिश राशियाँ कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। यदि नेगेटिव आता है तो उसका मतलब यह होता है कि वहां पे उस विद्युत क्षेत्र, वो जो भी भौतिक राशि की बात कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन है वो उससे विपरीत है, जैसा आप मान रहे हैं उससे विपरीत है। तो आप आर कैप कैसे मान रहे हैं, आर कैप मान रहे हैं ओ पी के अनुदिश मान रहे हैं, ऐसे मान रहे हैं, तो कैसे होगी, पी ओ के अनुदिश होगी। तो आपका लिखने का तरीका यह होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये माइनस का चिन्ह इसके साथ में लगा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूनिट वेक्टर लिया था आपने इसके विपरीत है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ओके। ये अपन ने सदिश के रूप में बात कर ली, और क्यू की जगह अपन ने माइनस क्यू आवेश रख के भी देख लिया। अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, माध्यम में भी बात कर लिए। अब अपन इन दोनों की तुलना कर लेते हैं एक बार, कि ये जो निर्वात के अंदर मान आ रखा है ईओ व्यक्त कर देता हूं, और इसको माध्यम के अंदर, तो आप इन दोनों की तुलना करें तो ईओ अपॉन ई एम, यहीं से मैं काट देता हूं, ये लीजिए 1/4 पाई, कितना बच जाएगा, ऊपर बचेगा 1/एप्सिलॉन और नीचे 1/एप्सिलॉन एम, तो एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा, ये लीजिए ये आएगा। ये क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ किसी आवेश के कारण निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यहां से आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं कि ई नोड का मान ज्यादा होगा या ई एम का ज्यादा होगा। तो आप बताइए, जैसे मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके लिख देता हूं, तो ई नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर ई एम, ये हो जाएगा। मतलब ई नोड है वो एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा है, एप्सिलॉन आर गुना है, एप्सिलॉन आर गुना है ये एप्सिलॉन आर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 to इन्फिनिटी, मतलब 1 से नीचे नहीं आएगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ए नोड हमेशा ज़्यादा होगा, मतलब किसी भी आवेश के कारण निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है कंपेयर टू माध्यम। ठीक है, ओके। माध्यम के अंदर कितना होगा, ई एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ई नोड अपॉन एप्सिलॉन आर, 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद में एक छोटे से केस की बात करते हैं। तो केस
यहीं ले लेता हूँ, किसी को ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। केस फर्स्ट है, देखिए यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r²। ये तो है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कौन सी भौतिक राशियां हैं। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की भी आ सकती है, मतलब एक तो माध्यम पे डिपेंड करता है, विद्युत क्षेत्र माध्यम पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? Q पे डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड करेगा। पहले अपन Q की बात कर लेते हैं, मतलब E समानुपाती क्या आएगा? Q आएगा। मतलब Q का मान आप बढ़ाएंगे तो उसके कारण बनने वाले जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो भी बढ़ेगा। पक्का 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 याद रखिए, जब भी आप किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो उसकी वैल्यू परिमाण बढ़ा देते हैं तो उसका विद्युत क्षेत्र भी बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, अरे खाओगे तो ताकतवर बनोगे। ओके ठीक है। इसके बाद में हाँ, अब आप कहेंगे सर आर भी बदल जाएगा। जब भी अपन किन्हीं दो भौतिक राशियों को कंपेयर करते हैं किसी फॉर्मूले के अंदर तो अन्य भौतिक राशियों को आप नियत मान लेते हैं उस समय के लिए। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड केस के अंदर अपन इसकी बात करते हैं, आर की बात करते हैं। तो ये यार है व्युत्क्रमानुपाती, आर स्क्वायर है वो व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा और जैसे जैसे पास में आएंगे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब छोटी सी एक और बात कर लेते हैं कि इस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा, मतलब कैसा बनता है? तिरछियाई बनता है और बाहर की ओर, तिरछियाई बाहर की ओर, हमेशा पक्का याद रखिए, तिरछियाई बाहर की ओर। ठीक है, प्लस Q आवेश है तब तो तिरछियाई बाहर की ओर ऐसे है, जैसे ये रहा, ये लीजिए, ये इसके कारण ऐसे 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 तिरछियाई बाहर की ओर। ठीक है, और नेगेटिव होता तो अंदर की ओर। ओके, तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसके बाद में एक नोट है, किसी भी आवेश के कारण, मतलब कोई आवेश है यहाँ पे, इसी आवेश के कारण इसी के ऊपर, खुद के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा? तो कोई भी आवेश खुद के कारण खुद पे ही बल नहीं लगा सकता, को खुद पे बल नहीं लगा सकता। तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F/Q0। तो बल की वैल्यू यदि जीरो हो गई तो E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद में अगला है टॉपिक अपना, स्क्रीनशॉट। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। ये टॉपिक अपन लास्ट क्लास में, पहले लास्ट नहीं थोड़े पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, कूलाम बलों के लिए पढ़ चुके हैं, विद्युत बलों के लिए अपन ने पढ़ा था वहाँ पे, और आज फिर से अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब भी हम विद्युत बल ज्ञात करते हैं तो विद्युत बल तो अपने किस प्रकार से ज्ञात किया था? जब हमारे पास किसी निकाय में दो से अधिक आवेश होते हैं तो किसी तीसरे आवेश पे हमको बल का मान ज्ञात करना होता है, तो हम सभी के कारण जितना भी कूलाम बल लग रखा होता है उनका सभी का सदिश योग कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना है? सभी आवेशों के कारण, जितने भी हमारे पास आवेश हैं उन सभी के कारण उस बिंदु पर जितना भी विद्युत क्षेत्र बन रहा है उन सभी विद्युत क्षेत्रों का क्या कर दीजिए? सदिश योग कर दीजिए। ठीक है, सेम टू सेम ही है। यहाँ पे अपन विद्युत क्षेत्रों की बात कर लेते हैं और वहाँ पे अपन विद्युत बलों की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये मैं एक निर्देश अंतर बनाता हूँ, इसका ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, ये मूल बिंदु O। मान लीजिए हमारे पास कोई एक निकाय है, उसके अंदर ये Q1 आवेश, ऐसे ही Q2 आवेश, ऐसे ही एक Q3 आवेश और ऐसे n आवेश हैं, तो Qn आवेश। और इन सभी आवेशों के कारण, n आवेशों के कारण, ये एक हमारे पास एक बिंदु है, कोई भी बिंदु नाम दे दीजिए। ठीक है, इस बिंदु पर इन सभी आवेशों के कारण कितने विद्युत क्षेत्र बनेगा उसका मान ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे Q0 आवेश रखा हुआ है। तो इन सभी आवेशों की पहले आप स्थिति व्यक्त कीजिए। स्थिति व्यक्त करने के लिए स्थिति सदिश बनाते हैं। तो ये लीजिए, मैंने बनाया एक, ये Q0 को व्यक्त कर रहा है तो R0 सदिश, फर्स्ट वाले के लिए R1 सदिश, Q2 के लिए R2 सदिश, और ये लीजिए R3, और ये लीजिए R। सभी की स्थिति को व्यक्त कर लिया स्थिति सदिश के द्वारा। अब क्या करते हैं? Q1 आवेश Q0 पे बल लगाएगा तो बल की डायरेक्शन क्या होगी? ये जो बीच की जो दूरी है उसके अनुदिशित होगी ऐसे।
तो यही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब इसके कारण यहाँ पे बनने वाला विद्युत क्षेत्र E1 सदिश, इस Q2 आवेश के कारण यहाँ बनने वाला, थोड़ा सा अंदर E2, इसके कारण E3 और इसके कारण En। मतलब इन सभी का आप जितने भी आवेश हैं इन सभी का सदिश योग कर दीजिए। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण तीव्रता का सदिश योग होता है। इस बिंदु पर आप इन सभी आवेशों के कारण जितने भी विद्युत क्षेत्र बन रहा है उन सभी का आप क्या कर दीजिए, सदिश योग। तो मैं करता हूं, उस बिंदु पे बनने वाला विद्युत क्षेत्र मान लेता हूं कि E बन रहा है, तो कितना हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और ऐसे कंटिन्यू चलते हुए En पे आ जाएंगे। आपको पता है एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना बनता है, KQ/R²। तो कितना हो जाएगा E1 की वैल्यू पुट कीजिए, KQ1 अपॉन हाँ 20 की दूरी कितनी है नहीं डिफाइन की, कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा RO1 सदिश, ये R2 सदिश कह देते हैं इसको, और इसको RO3। सभी को R तो लिख नहीं सकते, RON सभी अलग अलग दूरियों में। फिर क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे एकांक सदिश चाहिएगा, इसका एकांक सदिश ले लेंगे। इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा RO1 कैप, ऐसे ही सबके कैप लगा देना है। तो क्या हो जाएगा KQ1 अपॉन RO1 का स्क्वायर साथ में RO1 कैप, और ऐसे ही सेकंड के लिए लिखेंगे, यही तो होता है फॉर्मूला। सभी के लिए लिखिए, जितने भी अपने पास आवेश हैं मैंने मान रखे हैं n आवेश, तो ये लास्ट फाइनल n के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आ रहा है, k आ रहा है सभी में, तो k को बाहर ले लीजिए। k की वैल्यू होती है 1/4πε। अंदर बच जाएगा Q1 RO1 का स्क्वायर RO1 का Q2। कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो बता देना। क्या है सर, कैसे बताएंगे, आप तो सुनते ही नहीं, मतलब आप ठीक कर लेना। RON ये लीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख लेता हूँ, छोटा हो जाए थोड़ा, तो 1/4f ये लिखा। अब ये एक तरह से लूप बन सकता है जो अपन ने पहले पढ़ा था। लूप कैसे, समेशन का साइन लगाइए और जो जो चीज़ें सेम है वो लिख दीजिए। क्यू सब में आएगा, ऊपर R आएगा नीचे, और R के साथ में O भी जुड़ा हुआ आएगा, और स्क्वायर सब में आएगा। R आएगा इधर, ये O आएगा और ये O। अब देखिए यहाँ पे और क्या बच गया, 1, इस वाले में 2 है, इस वाले में 3 है, अगले वाले में n है। तो यहाँ मैं क्या मान लेता हूँ, ये I है। मैंने कहा ये 1 2 3 नहीं है, ये I है। और I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1, कहाँ तक जाएगी, n तक। मतलब सबसे पहले लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 वाला पद बनाएगा, I की जगह 1 पुट करेगा। उसके बाद में जैसे ये बनेगा तो 2 कर देगा यहाँ पे, और उसके बाद में 3 कर देगा, 4 कर देगा, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास लास्ट फाइनल फॉर्मूला। आप इसको थोड़ा सा और आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और ROI को डिफाइन करना चाहते हैं तो E सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 I के 1 से n तक, और QI ROI ये क्यूब हो जाएगा। यदि आप इसको लिखेंगे तो ROI सदिश, अरे ये वाला फॉर्मूला ROI सदिश अपॉन ROI सदिश का परिमाण, एकांक सदिश वाला फॉर्मूला, एकांक सदिश इज इक्वल टू सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। ओके, बाय बाय।